अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां क्लास 12th एनसीईआरटी। जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी लगता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उन सभी के लिए। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है तथा यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और जिनका एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी की खोजों के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तृत है। इस सभ्यता के काल का निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस सभ्यता से पूर्व और पश्चात में भी संस्कृतियों की सत्ता थी, जिन्हें आरंभिक एवं प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पाई मुहरें संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक वस्तुस्थिति का बोध कराती हैं। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक विशिष्ट प्रकार की लिपि चित्रात्मक है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी ऐसे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न पुरावस्तुएं जैसे मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। ये सभी वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया शहर था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिली सर्वाधिक वस्तुएं कांसा धातु से निर्मित हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी एकत्रित करने हेतु पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र निम्नलिखित थे। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीन से घिरा हुआ था। यहाँ की मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ 100 उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते हैं, यानी 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते हैं। सावधानों से कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई तथा सीपी की चमच प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, सीपी की बनी पटरी, सेल खड़ी से बना पुरोहित का धड़ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। कालीबंगन, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ी। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा तथा अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। चन्हुधड़ो, यहाँ प्राक हड़प्पा सांस्कृतिक झूकर एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चन्हुधड़ों से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से जला हुआ एक कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। लोथल, यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस की मुहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु
मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई है। यहाँ के एक घर में सोने के दाने, सेल खड़ी की 4 मुहरें, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ तथा पूरी तरह से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। बानावाली, यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का वड़गाम, पक्की मिट्टी के बने हाल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता था उनमें कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से शामिल थे। इनका वर्णन निम्नलिखित है। कृषि। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। उत्खनन के दौरान हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल प्रमुख थे। गुजरात लोथल से चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। मुहरों एवं मृण मूर्तियों पुरातात्विक स्रोत के आधार पर स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान। थार राजस्थान से लगा पाकिस्तानी रेगिस्तान तथा बनवाली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं। कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जो एक स्थान पर 2 फसलों उगाने के संकेत देती है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान के सोर्तुधाई नामक स्थल से हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई नहर का अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है। विभिन्न स्रोतों से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि सिंचाई हेतु कुओं एवं जलाशय धौलावीरा गुजरात का प्रयोग भी किया जाता है। पशुपालन एवं शिकार। पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि ये सभी पशु पालतू थे। हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजातियों जैसे जंगली सूअर, हिरण व घड़ियाल की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि मांस प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता था, परंतु यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाया कि इन जानवरों का शिकार हड़प्पा निवासियों द्वारा किया जाता था या किसी अन्य समुदाय द्वारा किया जाता था। पशु, पक्षी एवं मछलियों की प्राप्त अस्थियां वहां के निवासियों का मांसाहारी होने की ओर संकेत करती है। शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चंदुहड़ो था। शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण व बाट बनाना शामिल थे। शिल्प उत्पादन में मनकों की विविधता महत्वपूर्ण थी। मनके विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार इत्यादि। मनकों को उत्कीर्णन एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता था। नागेश्वर एवं बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। मनकों का निर्माण लाल रंग के कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, पक्की मिट्टी, क्वार्ट्जस, फयांस तथा सेल खड़ी से किया जाता था। धातुओं में तांबे, कांसे व सोने के उपयोग से मनके बनाए जाते थे। धातुओं में तांबे, कांसे व सोने के उपयोग से मनके बनाए जाते थे। विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न स्थानों से सिंधु नदी तथा इसकी उप नदियों के जलमार्गों द्वारा की जाती थी। बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता एवं पूर्ति के कारण ही व्यापार के दोनों पहलू स्थानीय और सुदूर दृष्टिगत होते हैं। दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बसाई गईं, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट में शंख प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान में सोर्तुघई के समीप नीली लाजवर्द मणि को प्राप्त करने के लिए लोथल
भड़ौच में कार्नियलियन प्राप्त करने के लिए, दक्षिणी राजस्थान में उत्तरी गुजरात में सेलखड़ी प्राप्त करने के लिए तथा राजस्थान में खेतड़ी के पास से तांबा प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित की गईं। पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। यहाँ तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभियान द्वारा भी कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जैसे कि खेतड़ी राजस्थान में तांबे तथा दक्षिणी भारत में सोने की प्राप्ति के लिए अभियान किए जाते थे। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध। नई पुरातात्विक खोजों एवं अनुसंधानों में स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पावासी सुदूर अरब प्रायद्वीप में स्थिर ओमान से भी कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। रासायनिक विश्लेषणों में ओमान से प्राप्त तांबे एवं हड़प्पा की तांबे पुरातात्विक पुरावस्तुओं में निकेल के अंश मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काली मिट्टी की परत चढ़ा एक मर्तबान ओमान से मिला है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में मगाम ओमान से तांबा आयान करने का वर्णन है। यहाँ से प्राप्त तांबे में कुछ मात्रा में निकेल भी पाया गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान, बहरीन के लिए दिलमुन तथा हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा यानी हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया की मुहरों में भी कहीं कहीं पर हड़प्पा में प्रचलित कबूरदार बैल के बीच चित्र उत्कीर्ण है। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी के जैसी मुहर में भी हड़प्पा के जैसे चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। इसी प्रकार दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई बाट प्रणाली पर आधारित थे। मुहरे एवं मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता में मुहरे और मुद्रांकन का प्रचलन एक विशिष्ट विशेषता थी। अनेक पुरातत्वविदों ने मुहरों और मुद्रांकन को हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम पुरावस्तु माना है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की मुहरें पाई गई हैं। सामान्यतः मुहरें सेलखड़ी से बनी होती थी। इनका आकार चौकोर होता था। सेलखड़ी से बनी इन मुहरों पर भैंस, बाघ, बकरी तथा हाथी जैसे जानवरों की आकृतियाँ अंकित होती थी। साथ ही कई मुहरों पर लघु लेख भी अंकित होते थे। हड़प्पा मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए जब कोई सामान से भरा थैला एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसके मुख पर रस्सी से गांठ लगाकर थोड़ी गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। बाद में इस गीली मिट्टी को एक या अधिक मुहरों द्वारा दबाया जाता था, जिससे उस पर मुहरों की छाप अंकित हो जाती थी। अपने स्थान तक पहुंचने पर यदि यह मुद्रांकन पहले की तरह समान रहता था तो उससे यह ज्ञात हो जाता था कि इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुद्रांकन से किसी अन्य जगह भेजी गई वस्तु की सुरक्षा और भेजने वाले प्रेषक के विषय में सूचना मिलती थी। मापतौल। हड़प्पा की अपनी विकसित मापतौल प्रणाली थी। मापतौल के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। ये बांट चर्ट नामक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी बाइनरी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थे, जिनकी सर्वोच्च सीमा 12,800 तक थी। बांटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांट आभूषण आदि को तोलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। उत्खनन में धातु से निर्मित तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई समाज में संस्कृति के विविध पक्ष दिखाई देते हैं। यह विविधता धार्मिक और रहन सहन की पद्धतियों पर आधारित होती थी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। जीवन शैली। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर रहन सहन के स्तर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य और विलासिता। सामान्य जीवन इसे दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं से चिन्हित किया गया है। उपयोगी वस्तुओं में जोकी, पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाई जा सकती हो, जैसे चक्कियाँ,
मृद भांड, सुइया, झावा आदि को सम्मिलित किया गया है। विलासिता जीवन, इसका आधार पर दुर्लभ एवं कीमती वस्तुओं को बनाया गया है। इन वस्तुओं को जटिल तकनीकों एवं दुर्गम पदार्थों से निर्मित किया जाता था, जैसे फायांस के बने लघु पात्र मादक एवं सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। विलासिता जीवन के अधिकांश साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा एवं कालीबंगन जैसे स्थलों से विलासिता संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धतियाँ, हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई धार्मिक जीवन एवं प्रथाओं की जानकारी मिलती है। पूरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मुहरों तथा पत्थर निर्मित लिंग पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि मातृ देवी, आधशिव लिंग एवं प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। मुहरों पर उत्कीर्ण अनुष्ठान के दृश्य स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ भी धार्मिक आस्थाओं की ओर इंगित करती हैं। मुहरों पर चित्रित एक योगी पुरुष जिसके सिर पर 3 सिंग हैं को पुरातत्वविदों ने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव का आरंभिक रूप बताया है। दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया है, उन्हें पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुहरों पर बने अनुष्ठान के दृश्यों से धार्मिक आस्थाओं और प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। पेड़ पौधे के उत्कीर्णन से प्रकृति की पूजा का संकेत प्राप्त होता है। मुहरों पर एक सींग वाला जानवर कल्पित लगता है, परंतु पालथी मारकर बैठे हुए योगी को अर्धशिव माना गया है। समाधान की प्रक्रिया, पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता को प्रदर्शित करने हेतु सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग किया है। इन्हीं विधियों में से एक विधि समाधान है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र में पाए गए कुछ पिरामिडों को राजकीय समाधान की संज्ञा पुरातत्वविदों द्वारा दी गई है। इन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। वहीं हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले सावधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अतः पिरामिड और गर्त दोनों समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग के आर्थिक विभिन्नता की परिपुष्टि करते हैं। यह तथ्य सामाजिक विभिन्नता की ओर भी इंगित करते हैं, क्योंकि इसमें यह अनुमान भी लगाया जाता है कि समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए पिरामिडों का प्रयोग करता था और निम्न वर्ग के लिए गर्तों का प्रयोग किया करता था। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातत्वविदों ने यहाँ किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। इस विषय में विभिन्न मत पुराशास्त्रियों के मध्य प्रचलित है। जैसे वर्तमान तक युक्ति संगत नहीं हुआ है कि हड़प्पा में शासन व्यवस्था संचालित होती होगी, अतः यही कहना संभव होगा कि हड़प्पा सभ्यता का शासन स्वरूप निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता तथा सांस्कृतिक विकास बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन को कुछ पुरातत्वविदों ने राजप्रसाद राजभवन की संज्ञा दी है, किंतु वहाँ से शासक से वर्ग से संबंधित भय वस्तुएं नहीं मिली है। पत्थर की एक मूर्ति को अनेकों पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था और यहाँ सभी लोग समान सामाजिक स्थिति के थे। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पाई मुद्रा, बांटों तथा ईंटों में एक रूपता हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग को इंगित करती है, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। सार्वजनिक स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के दुर्ग का प्रयोग संभवतः विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें माल गोदाम व विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं।
विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनसे एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारे के स्नान साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा स्थलों का पतन हो गया था, जबकि गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर नई आबादी हुई। बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। 1900 ईसा पूर्व के पश्चात अस्तित्व में रहे उत्तरकालीन हड़प्पा के कुछ चुने हुए केंद्रों से पतनशील हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित चिन्ह स्पष्ट हैं। मुहर, बाट तथा मनकों जैसी विशिष्ट पुरावस्तुएं समाप्त हो गई थीं। लेखन, हस्तशिल्प तथा लंबी दूरी के व्यापक भी समाप्त हो गए थे। आवासों के निर्माण की तकनीक पतनशील हो गई थी। नगरीय हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती थी। इसके कारण इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां के नाम से जाना गया। पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण पुरातत्वविदों ने दिए हैं जो निम्न प्रकार है। अनेक विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, विनाशकारी बाढ़, नदियों का सूखना व मार्ग बदलना तथा भूमि के अत्यधिक दोहन जैसे कारकों ने इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। किंतु ये कारक केवल कुछ विशेष नगरीय केंद्रों के विनाश की व्याख्या तो कर सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के विनाश नहीं। सभ्यता के पतन का तार्किक कारण केंद्रीकृत हड़प्पा राज्य का अंत होना प्रतीत होता है। उत्तर हड़प्पा स्थलों से मुहरों का न मिलना, लिपि व विशिष्ट मनकों तथा अभाव, माप तौल की एकीकृत प्रणाली का लोप व नगरों का पतन इसकी पुष्टि करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की पुनर्रचना में समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की पुनर्रचना करने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। खोजों के वर्गीकरण की समस्या। पुरातत्वविदों का अपनी खोजों का सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। पुरातत्वविदों के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि इन वस्तुओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के समक्ष आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। लिपि की समस्या। यह सर्वविदित है क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि का अपठनीय होना इतिहास की पुनर्रचना के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। स्थानीयता की समस्या। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनके निर्माण स्थान की पहचान करना कठिन है। चेक पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।